So, we'll start with mathematical methods. Now, I'm sure अगर आपने फिजिक्स थोड़ा बहुत भी अच्छे से स्टडी किया है तो you must be knowing that in physics you require lots of calculations. और अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमको और बहुत सारे नए नए चीजों की जरूरत पड़ेगी. अभी आपने फर्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ा कि मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है और मेजरमेंट के लिए आपको यूनिट्स, डायमेंशंस, ये सब चीज, यूनिट और उसका मैग्नीट्यूड समझना था. साथ ही साथ यूनिट्स और मैग्नीट्यूड में आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा, आपने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा. अभी जैसे जैसे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स डेवलप होते जाएगा, यू अंडरस्टैंड कि सिर्फ मेजरमेंट यानी कि मैग्नीट्यूड और यूनिट से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब सबको नहीं कर सकते. कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हो. जैसे अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द मास ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, तो आप बोलोगे 5 kg 10 kg, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, बिल्कुल जरूरत भी नहीं है. लेकिन एक सिंपल सा मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, ओके? मेरे ख्याल से अगर कभी किया रहेगा, आई डोंट नो. आप सोच लो कि आप में से कोई खड़ा है साकिनाका जंक्शन पे. आई होप ऑल ऑफ यू नो साकिनाका जंक्शन वेल. मेरे ख्याल से हम सब वहीं से हैं, अपने को बड़े अच्छे से मालूम है. साकिनाका जंक्शन जो है उधर 4 रास्ते हैं. एक रास्ता जाता है कुर्ला, एक जाता है घाटकोपर, एक अंधेरी और एक पवई की तरफ. अभी यू आर डूइंग समथिंग ओवर देयर. अचानक आपसे एक बंदा आके पूछता है कि भाई साहब या बहन जी, मेरे को अंधेरी जाना है. एंड यू वेरी पोलाइटली रिप्लाइड कि 4 किलोमीटर चल के जाओ, आप अंधेरी पहुंच जाओगे. अप्रोक्सीमेटली 4-4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है अंधेरी. यू जस्ट गिव द राइट आंसर 4 किलोमीटर्स. वो बंदा बड़ा शरीफ निकला, उसने पूछा नहीं कि कौन सा रोड पकड़ो. उसने क्या किया, घाटकोपर वाला रोड पकड़ा, चले गया. घाटकोपर भी 4 किलोमीटर है. 4 किलोमीटर चल के गया, उधर पहुंचा, देखा घाटकोपर. उधर पहुंचने के बाद आपके लिए कितना आशीर्वाद निकलेगा आप सोच सकते हो, बरोबर ना? तो आपने उससे झूठ बोला था क्या कुछ भी? नो, बिल्कुल झूठ नहीं बोला. आपने एकदम सही बोला, क्योंकि उस पॉइंट से अंधेरी वाज 4 किलोमीटर्स. बट आपने पूरी जानकारी दी थी क्या उसको? नो, वो भी नहीं किया. क्या जानकारी गड़बड़ कर दिया आपने? डायरेक्शन नहीं बताया. डायरेक्शन नहीं बताया. दैट्स द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट था उसमें अगर डायरेक्शन का एक कॉन्सेप्ट आप गायब कर दो तो उस क्वांटिटी का कोई मीनिंग नहीं निकलता है. आपकी जरूरत कुछ और थी और आपको मिला कुछ और. So there are few physical quantities where आप सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट बताओगे तो नहीं चलेगा. You are even expected to mention in what particular direction, कौन से पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको जाना है. Alright, so इसीलिए फिजिक्स में वेक्टर का इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ गई. And that's why we have to study vectors in physics also. वैसे आप मैथ्स में भी वेक्टर्स करके स्पेशली टॉपिक पढ़ोगे 11th में भी, और 12th में तो उसके और हायर कॉन्सेप्ट्स हैं वेक्टर एनालिसिस के. बट फॉर फिजिक्स हमको इन डेप्थ उतना नहीं चाहिए, बट फिर भी बेसिक जो फिजिक्स है वेक्टर्स का वो अपने को सीखना है. तो अभी ये टॉपिक में हम स्केलर्स और वेक्टर्स, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका डिफरेंशिएशन करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे. ओके, सो सबसे पहले व्हाट आर स्केलर्स. अब मैं डेफिनेशन से वो सब नहीं लिखूंगा, बट आई एम श्योर टेक्स्ट बुक आप देखोगे, नोट्स आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा. स्केलर्स क्या है? तो स्केलर्स मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी which can be completely defined by their magnitude
an unit alone which does not require direction. यानी मैग्नीट्यूड बता दिया तो वो पूरा हो गया, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, तो स्केलर्स को अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट आर स्केलर्स, तो आई कैन से फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely described by their magnitude alone are स्केलर्स. मेरा देखो स्टेटमेंट जो वर्डिंग्स है वो थोड़ा अलग रहता है हमेशा. टेक्स्ट बुक का आपको बाय हार्ट करना है तो आप टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं. द बेस्ट बुक इज योर टेक्स्ट बुक. ये मैं अपने वर्ड्स में लिखा. मैग्नीट्यूड के बाद क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड अलोन, ALONE, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा ही उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्केलर्स. सो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिनको कंप्लीटली बताने के लिए हमारे को सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर्स बोलते हैं. ओके, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड, ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड, आर नोन एज स्केलर्स. एग्जांपल मैं आप लोगों से नाम सुनना चाहूंगा. वन बाय वन आप लोग मुझे कुछ स्केलर क्वांटिटीज के नाम बताइए. यस, पहला क्या नाम हो सकता है बच्चा? वॉल्यूम, लेक्चर चल. हाँ बच्चा कुछ बोलो. मास, मास, वेरी गुड. चलिए पहला Time. क्वांटिटी किसी, मास के बाद सेकंड किसी ने बोला टाइम. वेरी गुड. टाइम. थर्ड डेंसिटी. डेंसिटी, फैंटास्टिक. टेम्परेचर. वेरी गुड. टेम्परेचर भी स्केलर है. और कोई चीज जो आप लोगों को पता हो? ल्यूमिनस इंटेंसिटी. लुमिनस इंटेंसिटी. ओके, बस. और भी कुछ है? लेंथ. लेंथ, ठीक है, लेंथ ले लेते हैं. ओके, देन वॉल्यूम भी हो सकता है ना. एरिया. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एक्चुअली. फिजिक्स में एरिया आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. Yes, amount of substance is a scalar. Amount of substance. और क्या हो सकता है? Your current, that is also scalar. ठीक है डियर? ये सब हो गया आपका एग्जाम्पल्स. और भी बहुत सारे हैं बट फिलहाल आपको इतने से काम चला देते हैं. तो ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनके लिए आपको
जरूरत डायरेक्शन का नहीं पड़ेगा, और इनके एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए आप सिंपल अलजेब्रा यूज करते हो। जैसे 2 किलो चावल और 5 किलो चावल लिया तो टोटल कितना चावल तुम्हारे पास है बच्चा? 7 किलो। हाँ 7 kg। सिंपल अलजेब्रा, प्लस कर दिया। अच्छा 1 लीटर मिल्क प्लस 5 kg राइस कितना हो गया? अलग यूनिट से सर। हाँ अलग यूनिट्स है। ये भी याद रखना कि दो अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ओके, अगर कोई वो क्या बोलते हैं ना, वो जोक्स वोक्स मारते हैं तो 2 लीटर दूध और 1 किलो चावल का क्या हो गया, तो अपन बोलेगा खीर बन गया। ये नहीं बोलेगा 3 किलो या 3 लीटर हो गया। दैट इज ऑल ट्रिकी। वो क्या बोलते हैं ना, वो मजाक मजाक में अपन जोक्स वोक्स मार के गेम खेलते वैसा। लेकिन फिलहाल फिजिक्स के अंदर वैसा नहीं चलता है, ठीक है? फिजिक्स में दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। राइट, तो 5 डिग्री केल्विन प्लस 2 सेकेंड, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट। उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। हाँ 2 सेकेंड्स प्लस 10 सेकेंड 12 सेकेंड्स। तो सिंपल अलजेब्रा यूज करना है, लेकिन एक चीज हमेशा याद में रखना है कि एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस जो है वो फॉलो तो होगा सिंपल अलजेब्रा, but should be between the same physical quantities, cannot be taken with respect to some other physical quantity. दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन कभी भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा। स्केलर्स में कुछ खास है नहीं बताने के लिए, आई होप सो इतने में काफी हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है vectors. What important thing we have to learn is vectors क्या है। तो अगर हम vectors की बात करें तो there are physical quantities which require magnitude as well as direction, okay, for their complete description. ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को अपन वेक्टर्स बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज which require magnitude and direction, both for their complete description. Are called vectors. तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको समझाने के लिए आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। आई वुड लाइक टू नो सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज दैट यू पीपल नो। वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहला आपने किसी ने बोला वेलोसिटी, वेरी गुड। दूसरा speed, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं सिंपली फोर्स लिख देता हूं, ठीक है? कोई भी नेचर का फोर्स हो, ग्रेविटेशनल हो, मैग्नेटिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। displacement, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। acceleration, डिस्प्लेसमेंट, acceleration, देन फोर्थ इज एक्सेलरेशन। mass, हाँ बेटा, mass,
मास तो हमने स्केलर में लिखा है ना बच्चा। एरिया टाइम हाँ, टाइम भी होगा टाइम भी स्केलर है। एरिया हाँ, एरिया मैंने बोला था ना। वैसे नॉर्मली तो हम एरिया को स्केलर में ही मतलब मैग्नीट्यूड ही काउंट करते हैं, बट फिजिक्स में कई जगह आपको एरिया जो है उसके डायरेक्शन का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपका ये क्या बोलते हैं, तो मोस्टली एरिया का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू द ये। ओके, आप इसमें वेक्टर्स चैप्टर जब पढ़ोगे उसमें भी एरिया वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ओके, और क्या है जो आप लोग के हिसाब से वर्क वर्क इज स्केलर। वर्क या एनर्जी जो है, एनर्जी इज स्केलर। वर्क हो गया, वर्क, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब एक ही चीज है। तो एनर्जी का कोई भी फॉर्म जो है दैट इज स्केलर। ओके, आपने मोमेंटम सीखा है? मोमेंटम, मोमेंटम याद है Yes, आप sir. लोगों को? यस सर मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज व्हाट, अ वेक्टर क्वांटिटी। ड्रैग क्या चीज? ड्रैग Drag. No, drag is not. लिफ्ट वेट क्या बोले बच्चा? सर टेंशन टेंशन इज सेम एज फोर्स ओनली। फोर्स और टेंशन एक ही चीज है। तो टेंशन है स्केलर, अरे वेक्टर, बट इट इज कंसिडर्ड इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स ओनली। इम्पल्स इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इम्पल्स ले सकते हो आप। ओके, इम्पल्स असल में कुछ और नहीं बल्कि चेंज इन मोमेंटम है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इम्पल्स, थ्रस्ट हाँ बच्चा, क्या बोले बच्चा? थ्रस्ट Thrust. Thrust is same as normal reaction, that is force. Okay, वो force के कैटेगरी में आता है। Impulse, इसके बाद मैं एक चीज बोलने जा रहा था, भूल गया अभी। अरे, टॉर्क। टॉर्क पता है क्या है नो बच्चा? टॉर्क मालूम है क्या होता है आप लोगों को? No, sir. नो देखो, टॉर्क है ना, आप दरवाजा घुमाते खोलते हो तो दरवाजा क्या रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है ना। दरवाजा क्या परफॉर्म करता है? रोटेशनल मोशन, यानी कि वो एक जो उसकी कड़ी रहती है, कुंजी जिस जो भी बोलते हैं उसको, उसके अराउंड में वो एक्सिस से रोटेट करता है। तो किसी भी बॉडी को रोटेशनल मोशन परफॉर्म करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी आप अप्लाई करते हो उसका नाम क्या है? टॉर्क। नल खोलने के लिए आप क्या अप्लाई करते हो? टॉर्क अप्लाई करते हो, है ना, घुमाते हो ना उसको, यू आर एक्चुअली अप्लाइंग अ टॉर्क। तो टॉर्क एक तरह से देखा जाए तो जो काम फोर्स करता है लीनियर में, वही काम टॉर्क करता है एंगुलर में। टॉर्क इज एनालोगस टू फोर्स, बट फोर्स का काम लीनियर में आता है और टॉर्क का काम। तो ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये आपको याद रखना, दे आर व्हाट? वेक्टर्स। ऐसे और बहुत सारे धीरे धीरे देखेंगे, जैसे जैसे हम टॉपिक आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे यू विल कम अक्रॉस मेनी न्यू फिजिकल क्वांटिटीज प्रेशर which might be scalar, which might be कैटेगरी vectors. सर स्पीड विल प्रेशर कम जो इन है वो स्केलर में आएगा, क्योंकि प्रेशर का आप डायरेक्शन। आई एम नॉट गेटिंग बच्चा, आवाज थोड़ा मिक्स हो गया। क्या बोले? सर स्पीड किस में आएगा? Someone was saying something, I cannot hear that.
सर स्पीड स्पीड में स्केलर में आएगा, स्पीड में डायरेक्शन नहीं लिया। यस, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं लेते अपन। प्रेशर, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है लेकिन डिस्टेंस स्केलर है। प्रेशर इज स्केलर। सर वोल्टेज ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स है सर। मतलब अब ग्रेविटी में हाँ, ग्रेविटी फोर्स में आता है ना। ग्रेविटी में हम हाँ अभी ग्रेविटी दो चीज हो गया है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलोगे तो फोर्स में आएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलोगे तो एक्सेलरेशन में आएगा। दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। सर वोल्टेज वोल्टेज इज अ स्केलर क्वांटिटी। वोल्टेज क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। याद करो, चार्ज स्केलर होता है और वर्क स्केलर होता है। स्केलर अपॉन स्केलर इज स्केलर। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जो कॉन्सेप्ट है, तो वो फ्रिक्शन इज अ कॉन्सेप्ट, दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन, लेकिन उसके रिजल्ट क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है दैट इज वेक्टर, that will come under force. Okay, frictional force is the physical quantity that will come under force vector. अभी हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बाय पुटिंग अ बार साइन अबव इट। ओके, एज अ नोट आप याद रखना कि अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ सिंबल और ऊपर एक बार साइन डाल देंगे। जैसे अगर एक पार्टिकल पॉइंट पी से क्यू तक ट्रैवल किया तो वो डिस्प्लेसमेंट में कैसे लिखेगा? पी क्यू बार। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट P है, एंडिंग पॉइंट क्या है? Q है। इज इट क्लियर? और ये एरो इंडिकेट करता है कि P से Q की तरफ गया। अगर पॉइंट Q से P आएगा तो अपन क्या लिखेंगे? QP बार। इज इट ओके? इनिशियल पॉइंट फर्स्ट, टर्मिनल पॉइंट सेकंड, एंड ऊपर अपन ने बार साइन डाल दिया। ओके, इफ अब ऑब्जेक्ट, this implies an object traces from point P to Q. Is it clear? तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे आता है। देन अगर इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो सिंपली इसके ऊपर एक मॉड्यूलस साइन डाल दो। ये एरो के बदले आप उनसे बार साइन डालेंगे तो भी चलेगा। दिस इज व्हाट दिस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर साइन में अपन ऊपर बार साइन या एरो साइन डालेंगे, और मैग्नीट्यूड बताया तो ये मॉड्यूलस साइन इंडिकेट कर गया। ये दो चीज आपको याद रखना है रिप्रेजेंटेशन कैसे। कई बार ये दो अल्फाबेट के बजाय सिंगल अल्फाबेट से भी अपन काम चलाते हैं। ओके, समटाइम्स जैसे एक सिंगल है, फोर्स F है, तो मैं F कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? F बार लिख दूंगा मैं। ओके, तो यू कैन सी वन मोर थिंग, जैसे कि F bar means what? That a force of magnitude F। तो इसका F मैग्नीट्यूड है और फोर्स है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ऊपर आपने बार साइन डाल दिया। ओके, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर आपको बार साइन डालना है, और अगर किसी ने मैग्नीट्यूड पूछा तो मॉड्यूलस साइन डाल दो। उसका मतलब वो उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू, क्वांटिटी कितना है। ओके, अभी वेक्टर्स में अलग अलग टाइप के वेक्टर्स अपने पास आते हैं, तो वन बाय वन
we'll study different types of vectors. Okay? सबसे पहले a zero vector या फिर null vector क्या है? So, यहां पे आप लिखेंगे types of vectors. तो पहला जो है that is a zero vector. It is also called as a null vector. ये आधी बात तो पहले ही बता दे रहा है, कैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड कितना होएगा, जीरो, उसको अपन क्या बोलेंगे, अ जीरो मैग्नीट्यूड और अ नल मैग्नीट्यूड. ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी having magnitude 0 and a particular direction, okay, and zero magnitude and a particular direction is called zero vector or null vector. तो स्पेशली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट रिमेंबर ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, जीरो. So you should remember the magnitude of this vector quantity will be zero. It will be having a, definitely it will be having a direction. Okay. अभी एग्जांपल के तौर पे अपन क्या दे सकते हैं, जैसे एक पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है, जीरो, यानी दैट इज कॉल्ड एज अ नल वेक्टर. जीरो के अगर एक पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो. दैट मीन्स उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज अ नल वेक्टर. और एग्जांपल ले सकते हो, अगर आपने एक बॉडी को मूव किया और वो बॉडी मूव हो रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, ना तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है. तो अगर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ बॉडी मूव करता है तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो. दैट मीन्स इन दैट केस द एक्सीलरेशन वेक्टर इज व्हाट, अ नल वेक्टर. राइट, एक्सीलरेशन वेक्टर क्या है, नल वेक्टर. अगर किसी ने पूछा उसके अंदर फोर्स कितना है, तो व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जीरो है और फोर्स की वैल्यू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन. तो बॉडी पे फोर्स अप्लाइड भी क्या हो गया, जीरो. इसका मतलब फोर्स भी क्या हो गया, अ नल वेक्टर. तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. इज इट ओके? एग्जांपल मैं लिख के नहीं दे रहा हूं, आप ध्यान में रख लेना. किसी के दिमाग में कोई डाउट, कुछ पूछना है बच्चा लोग इधर? यस, कुछ डाउट नहीं? नो सर. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. और अब जीरो वेक्टर के बाद अगला है रिजल्टेंट वेक्टर. अब ये नया चीज क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर? ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अपन बहुत डिस्कशन करेंगे आगे जाके.
अब रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब मैं कैसे समझाऊं आपको, तो थोड़ा एक एग्जांपल अपन लेते हैं। चलिए एक काम करते हैं। अब सपोज एक बड़ा सा पत्थर रखा है, ठीक है डियर, रास्ते में आप और आपके दो तीन दोस्त मिलके उस पत्थर को हटाए, करेक्ट? आप और आपके सब दोस्त लोग मिलके वो बड़ा सा ह्यूज पत्थर था उसको वहां से हटा दिए। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आई होप आई गेट द आंसर। अब सपोज आपने तीन दोस्त हो, तो तीनों दोस्त ने जो फोर्स अप्लाई किया वो एक ही पॉइंट पे अप्लाई किया या अलग अलग जगह पे अप्लाई किया? अलग 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 जगह पे। वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब उस पत्थर के ऊपर तीन अलग अलग फोर्सेस काम कर रहे थे, यस लेकिन पत्थर कितने डायरेक्शन में गया? तीन डायरेक्शन में गया या एक ही डायरेक्शन में जाएगा? एक ही डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में। पत्थर का डिस्प्लेसमेंट भी एक ही हुआ ना, Yes. Yes. सिंगल स्टोन का। वेरी गुड। अभी आप ये समझो, ये तो ऐसे ही हो गया ना जैसे एक ही फोर्स अप्लाई किया और वो पत्थर डिस्प्लेस हो गया। अप्लाई किया आपने तीन फोर्स, लेकिन इफेक्ट आया कितने का? एक ही फोर्स का। तो ये जो इफेक्टिव फोर्स है, यानी तीन फोर्स अप्लाई करके भी अपने को जो एक फोर्स का असर मिला, वो एक सिंगल फोर्स अपन अप्लाई करते और सेम असर मिलता, उस एक सिंगल फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। उस एक सिंगल फोर्स को हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। अब यहां पर तीन फोर्स आपने अप्लाई किया, तीन के बजाय सपोज आप तीनों लोग कमजोर है, आप तीनों की जगह दारा सिंह अकेले ही आ गया, तो अकेले धक्का मार के पत्थर उतना ही दूर कर देगा। इज सो स्ट्रांग, तीन चार आदमी का ताकत तो उसके अंदर अकेले ही है। तो तीन आदमी के बजाय एक ही आदमी ने वो काम कर दिया, वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दिया। तो जो एक आदमी ने फोर्स अप्लाई किया, वो तीन लोगों के बजाय में उस एक फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। तो ऐसे ही वेक्टर में ऐसा बहुत सारा होएगा। अभी जैसे कि मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल शो करता हूं। अभी आपको घर जाना है, सपोज आप निकले इधर से, आप ऐसे गए, पहले अपने दोस्त से मिले बी पे, फिर एक और दोस्त से मिले सी पे, और घूम फिर के घर पे आ गए डी, ठीक है। इधर से निकले, घूमते फिरते इधर आ गए। ये वेक्टर 1 हुआ, ये वेक्टर 2 हुआ, और ये वेक्टर 3 हुआ, है ना। डिस्प्लेसमेंट 1 2 3, S1 बार, S2 बार, S3 बार। लेकिन बाय चांस अब आप इधर से निकले सीधे घर ही पहुंच गए, कभी ऐसा भी तो हो सकता है। अभी S1, S2, S3 का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है? S बार, यानी S बार इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, क्योंकि आप A से निकले, फाइनली किधर पहुंचे? अपने घर पे ही पहुंचे ना। तो आपका इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, चाहे आप ऐसे घूम घूम के आओ चाहे सीधे जाओ, इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट क्या? S है। तो ये S को हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज थ्री डिस्प्लेसमेंट्स। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी के कई वेक्टर्स है, अब उन सब वेक्टर्स को रिप्लेस करते हम एक सिंगल वेक्टर से, और हमको सेम इफेक्ट मिल जाए, तो वो जो रिजल्ट फाइनल आपने जो रिप्लेस किया वेक्टर, उसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। आपने क्या किया? अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर है, आपने उनको रिप्लेस किया बाय अ सिंगल वेक्टर, और इफेक्ट आपको क्या मिला? सेम। देन दैट वेक्टर इज नोन एज द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर वेक्टर्स। ओके। तो the resultant vector is that single vector which produces the same effect as produced by all the vectors together. तो यहां पर डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? The resultant vector, the resultant
vector of two or more vectors is that single vector which produces the same effect as produced by all the vectors together. तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर है, उनको रिप्लेस किया हमने एक सिंगल वेक्टर से, और ये सिंगल वेक्टर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो वो सारे वेक्टर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इस सिंगल वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर, राइट? देन रिजल्टेंट वेक्टर के बाद तीसरा है निगेटिव वेक्टर. इसको हम अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं. निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर का मतलब क्या है? अगर दो वेक्टर्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर, देन सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज निगेटिव वेक्टर्स. यानी अगर दो वेक्टर है, दोनों ना सेम लाइन में है, सिर्फ दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए? सेम. ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर. ओके, सो दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. तो इधर देखो, सपोज एग्जांपल के लिए आपके पास एक वेक्टर लेटर से ए बार है. अभी अगर मेरे पास एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो से कि ए बार इज इक्वल टू माइनस बी बार. ए बार इज इक्वल टू माइनस बी बार. तो यहां पे ए बार इज इक्वल टू माइनस बी बार. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. दिस इंप्लाइज ए बार एंड बी बार हैज इक्वल मैग्नीट्यूड but opposite direction. So what we can say? The negative vector of a given vector is a negative vector is a vector of equal magnitude, but opposite direction of given वेक्टर. तो जो आपका गिवन वेक्टर है, उस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इक्वल, बट उसके डायरेक्शन क्या रहेंगे? अपोजिट. ऐसे वेक्टर को आप क्या बोलते हो? नेगेटिव वेक्टर.
ये हो गया अपना थर्ड टाइप का वेक्टर। फोर्थ है यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वाला भी नहीं लिया, ओके। इक्वल वेक्टर। अब निगेटिव वेक्टर और इक्वल वेक्टर में कोई खास फर्क नहीं है। ये जो अपोजिट डायरेक्शन है उसको हम क्या बोल देंगे? अगर डायरेक्शन भी सेम हो जाए तो वेक्टर को क्या बोलने का? इक्वल वेक्टर। यानी अगर दो वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स। ओके। फोर्थ, इक्वल वेक्टर्स। आप लोग डेफिनेशन टेक्स्ट बुक का कॉपी कर लेना, मैं अपने ये खाली एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपको लिख रहा हूं। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड and same direction same direction को हम पैरेलल भी बोलते हैं। ओके, पैरेलल डायरेक्शन then are said to be equal vectors. Two vectors of equal magnitude and same direction are equal vectors. तो अगर दो वेक्टर है, दोनों की मैग्नीट्यूड है सेम है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स। इज इट क्लियर? सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज आपके पास ये वेक्टर ए बार है, अब इसी के पैरेलल एक और वेक्टर है बी बार, और हम क्या नोट करते हैं कि so if magnitude of A bar is equal to magnitude of B bar and A bar and B bar are in same direction, then I can say A bar is equal to B bar. Definition क्या बोलता है? A bar और B bar equal vectors है, तो I can say A bar is equal to B bar. तो दो वेक्टर अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, इक्वल होती है, और दोनों के डायरेक्शन भी सेम निकलते हैं, तो उसे हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं, यानी कि A bar is equal to B bar. आई होप ये निगेटिव वेक्टर्स और इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर रहेगा। निगेटिव वेक्टर में क्या है? अगर A bar is equal to B bar, magnitude of A is equal to magnitude of B, लेकिन डायरेक्शन आर इन अपोजिट, देन वी से A bar is equal to minus B bar, निगेटिव वेक्टर्स हो जाएंगे। और वही अगर डायरेक्शन सेम हो गया तो इक्वल वेक्टर्स। सी द नेक्स्ट वन, पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या चीज है? ना सपोज आप ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, ये ओरिजिन है, ये आपका लेट अस से एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। अब एक पॉइंट लेट अस से ए है अगर मेरे पास, और मैंने ओरिजिन से लेकर ए तक एक वेक्टर ड्रॉ किया, तो ये जो वेक्टर ओ ए बार मिला उसे मैं स्मॉल ए बार करके लिखता हूं और इसे मैं बोलता हूं पोजीशन वेक्टर। ये जो वेक्टर है ये एक पॉइंट का पोजीशन मुझे बताता है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पोजीशन वेक्टर का काम क्या है? दिस स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ अ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन।
ओके, तो कोई भी पार्टिकल का क्या पोजीशन है ओरिजिन के रेफरेंस में, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, हमेशा याद रखना पोजीशन वेक्टर विल ऑलवेज बी रेफर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, किसी और पॉइंट से नहीं। आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन जो फिक्स्ड पॉइंट है उसी से कंपैरिजन करोगे, तो वो जो वेक्टर आप मेंशन करोगे दैट इज नोन एज व्हाट, अ पोजीशन वेक्टर। ओके, सो पोजीशन वेक्टर क्या है? अ वेक्टर which gives position of a particle in a given coordinate system with respect to origin, with respect to origin is called position vector। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो ओ ए बार है, which in brief I write as small a bar, is position vector of particle at point A। तो अगर एक पार्टिकल पॉइंट ए पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? ओ ए बार, या फिर उसको हम शॉर्टकट में स्मॉल ए बार लिखते हैं, राइट? तो ये हो गया उसका पोजीशन वेक्टर। आई होप पोजीशन वेक्टर क्लियर हुआ। अगर एक और पॉइंट है, सपोज यहां पे लेटर से पी, और मैं इसको ज्वाइन करता हूं विद द ओरिजिन, तो ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ओपी बार, और शॉर्ट में उसे लिखोगे आप व्हाट? स्मॉल पी बार। यस, किसी के दिमाग में कुछ पूछना है यहां पे डियर? लास्ट जो टाइप का वेक्टर है वो है यूनिट वेक्टर। अगेन अ वेरी सिंपल यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या है? अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 इज कॉल्ड एज अ यूनिट वेक्टर। ओके, तो अ वेक्टर whose magnitude is unit is known as a unit vector, या magnitude is 1 लिख सकते हो। okay, 1 unit, then such a vector is known as a unit vector। अभी if a bar is any vector, then as a note इसको लिख लेना, then a unit vector along a bar अगर चाहिए मुझे, तो it is simply equals to a bar modulus of a bar। ओके, तो इसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ध्यान से देख लेना, ये याद रख लेना कॉन्सेप्ट कि अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए
स्टूडेंट्स, आई हैव टू एंड द लेक्चर राइट नाउ. हमारे सोसाइटी में शायद किसी का एक जन का डेथ हो गया, तो आई एम लीविंग देयर. आई विल स्टॉप दिस लेक्चर. बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं. ठीक है.